हेलो JKSSB नर्सिंग एस्पिरेंट्स, मैं सनोबर लतीफ़ आज ये लेक्चर आपके सामने प्रेजेंट कर रही हूँ रिगार्डिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs ऑफ टॉपिक नर्सिंग प्रोसीजर एंड टेक्निक्स। तो इस टॉपिक में जो है आज हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो भी टॉपिक्स होंगे, जो भी क्वेश्चंस आए होंगे लास्ट एग्जाम्स में, उनको हम डिस्कस करेंगे, या जो भी आपके फ्यूचर एग्जाम के लिए नेसेसरी क्वेश्चंस है उनको हम डिस्कस करेंगे। तो आप काइंडली चेक कर सकते हो इस स्क्रीन पे कि जो भी ऑलरेडी हमने टेस्ट हेल्ड कराए हैं अपनी ऐप पे, JKCS ऐप पे, तो आप उन टेस्ट की डिटेल्स को जो है यहाँ पे देख के जान सकते हो कि कब कब कौन सा टेस्ट जो है हेल्ड करा दिया जाएगा। नेक्स्ट जो है इस कोर्स के रिगार्डिंग जो है फर्दर डिटेल्स के लिए आप हमारे व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो उसके साथ साथ जो हमारा JKCS चैनल है उस पे ऑलरेडी जो है अपलोडेड क्वेश्चंस है, MCQ टेस्ट सीरीज है रिगार्डिंग अदर कोर्सेज के लिए भी, तो उसको भी अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो। Now we will start our today's session, that is important MCQs regarding that topic। तो अब जो है फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ इंक्लूड्स, कि सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे महत्वपूर्ण जो फैक्टर्स है मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ में वो कौन से हैं। तो आपके जो ऑप्शंस है वो आपको स्क्रीन पे विजिबल होंगे। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है दैट इज ऑप्शन डी। नाउ व्हाई इट इज करेक्ट, व्हाई ऑप्शन डी इज करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे सारे फैक्टर्स को तो नहीं पूछा गया है, सिर्फ एसेंशियल कंपोनेंट्स के रिगार्डिंग पूछा गया है। तो आप ये ग्रैब कर सकते हो क्वेश्चन में ही, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ। तो जब भी हम माँ और बच्चे की हेल्थ के रिगार्डिंग डिस्कस करते हैं किसी भी चीज को, तो उसमें से पहला जो है बच्चा ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होगा, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट कौन सा होगा, माँ होगी, एंड बच्चे और माँ के जो है इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स में से एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो ऐड होगा, दैट वुड बी योर फैमिली प्लानिंग। क्यों फैमिली प्लानिंग? क्योंकि जब भी आप एक फैमिली प्लान करते हो, लाइक बर्थ स्पेसिंग मेथड्स यूज करते हो, कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज करते हो, तो उनका जो मकसद पूरा ये नहीं होता है कि हमने पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है, उनका ये मकसद होता है कि हमने माँ और बच्चे की सेहत को जो है प्रायोरिटी देनी है, वो हेल्दी होने चाहिए। तो यहाँ पे जो एसेंशियल कंपोनेंट्स इस क्वेश्चन के है वो ये है ऑप्शन डी के, दैट इज मैटरनल हेल्थ, चाइल्ड हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग। तो now we will move towards our next important question, that is total number of antenatal visit by a pregnant lady should be at least। सबसे पहले ऑप्शन तो दिया हुआ है करेक्ट ऑप्शन, बट आपको क्वेश्चन को समझना है। व्हाट इज एंटीनेटल विजिट? सबसे पहली बात क्या है एंटीनेटल विजिट? एंटीनेटल विजिट क्या है? एंटीनेटल विजिट जो है इसमें क्या आता है, इसमें यूजुअली आती है वो थिंग्स जो रिलेटेड होंगे प्रेगनेंसी के रिगार्डिंग। ठीक है, जब एक माँ जो है वो प्रेग्नेंट होगी या वो कंसीव करेगी, तब जो है तब आपको पता होगा कि वो हाई रिस्क पे होती है, उसको सारी डिजीजेस जो है वो ग्रैस्प कर सकती है क्योंकि उसकी इम्यूनिटी ऑलरेडी वीक होती है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि कितनी बार एक प्रेग्नेंट वुमेन को ड्यूरिंग एंटीनेटल पीरियड, ड्यूरिंग दैट प्रेगनेंसी पीरियड विजिट करना है हॉस्पिटल को या डॉक्टर के पास फॉलो अप केयर के लिए जाना है। कितनी बार जाना है? यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है करेक्ट ऑप्शन बी। बट व्हाई इट इज बी? क्यों पूछा गया यहाँ पे 3 क्यों दिया गया है? क्योंकि एज पर ओल्ड बुक्स या एज पर ओल्ड रिसर्चेस जो है बोला गया था कि 3 विजिट्स जो है एटलीस्ट एक मदर जो है वो विजिट करनी चाहिए। बट एज पर रिसेंट गाइडलाइंस जो कि हम हेल्थ पे रिगार्डिंग जो है फॉलो करते हैं, दैट इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसके अकॉर्डिंग जो है हमने टोटल जो है एंटीनेटल विजिट्स कितने कराने हैं माँ के? 4 कराने हैं। तो अगर आपको क्वेश्चन ये आएगा कि क्वेश्चन में ऑप्शन आएगा 3, तो आपने 3 ही लिखना है। अब अगर दोनों ऑप्शंस होंगे 4 या 3, बट आपने वहां पे क्या चूज करना है? ऑफ कोर्स 4, क्योंकि एज पर रीसेंट रिसर्च, एज पर द WHO गाइडलाइंस जो हम यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, तो वो क्या है? 4 एंटीनेटल विजिट्स शुड बी डन। नाउ मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। यहां पे पूछा गया है कि 3 क्लीन सीज यूज्ड ड्यूरिंग होम डिलीवरी, और कितने जो है कितने 3 सीज
C's जो है, जो 3 C's हम यूज करेंगे जब आप एक डिलीवरी कंडक्ट कराओगे एक विमेन की, तो उस टाइम पे कौन से 3 C's जो है वो आपने ज्यादातर ध्यान में रखने हैं, उनको फॉलो करना ही करना है। तो यहां पे जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन बी, क्लीन हैंड, क्लीन सरफेस एंड क्लीन कॉर्ड केयर। अब आपको क्लीन हैंड तो समझ आ गया होगा कि आपने अपने हाथ साफ रखने हैं, लाइक हैंड वॉशिंग प्रोटोकॉल फॉलो करना है। नेक्स्ट इज क्लीन सरफेस, जहां पे आप डिलीवरी कंडक्ट करा रहे हो, जिस रूम में करा रहे हो, जिस बेड पे करा रहे हो, वो सारी सरफेसेस क्या होनी चाहिए, वो बिल्कुल क्लीन होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज क्लीन कॉर्ड केयर। नाउ व्हाट इज दिस क्लीन कॉर्ड केयर? ये क्लीन कॉर्ड केयर होता क्या है? किसी बच्चे को ये नहीं पता होता व्हाट इज कॉर्ड, ठीक है। अम्बिलिकल कॉर्ड जो है, जिसको हम फ्यूनिस नाम से भी जानते हैं, कभी कभार एमसीक्यू ये भी आता है व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड या व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ कॉर्ड, तो उसको हम बोलते हैं फ्यूनिस भी। अब ये जो अम्बिलिकल कॉर्ड जो है, जब हम ये कट करते हैं, उसी कटिंग ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड को हम कॉर्ड केयर बोलते हैं। जब भी आप वो दे रहे हो एक बच्चे को, उस टाइम पे भी आपने क्या करना है, क्लीन प्रिकॉशंस जो है वो कंडक्ट करानी है। दैट वाज अबाउट द थर्ड क्वेश्चन। नाउ next question is which of the following is not an oral contraceptive pill? तो यहां पे जो है क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सी इनमें से कंट्रासेप्टिव पिल नहीं है, दैट टू ओरल कंट्रासेप्टिव पिल। यूजुअली बच्चे क्या गलती करते हैं, जैसे ही एग्जाम में वो हैफेजर्ड मैनर में देखते हैं कि कंट्रासेप्टिव ओरल कंट्रासेप्टिव पिल, वो इस नॉट को देखते ही नहीं है या एक्सेप्ट को देखते ही नहीं है, जिसकी वजह से बहुत सारे एमसीक्यूज उनके रॉन्ग हो जाते हैं, तो उनकी सिलेक्शन नहीं हो पाती है, क्योंकि 1 नंबर की कीमत एक स्टूडेंट ही जान सकता है ना। तो यहाँ पे क्या है, आपने अच्छे से पहले रीड आउट करना है क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। वो क्या पूछ रहा है कि which one of the following is not an oral contraceptive pill, जो हम orally, what do you mean by oral? Oral means जो हम through mouth जो है ingest करेंगे कोई भी मेडिसिन। तो इसमें क्या है, कौन सी वाली नहीं मेडिसिन, कौन सी वाली oral contraceptive pill नहीं है? Here your option D is correct answer, that is only the cortisol only pill, ठीक है। बाकी सारे जो contraceptives है इन ऑप्शंस में से वो सारे oral contraceptive pills है। Now moving towards our next question, that is in a delivered lactating mother oral pills of choice। देखो, एक मदर की ऑलरेडी डिलीवरी हो गई है, नाउ उसको कौन सी ओरल कंट्रासेप्टिव पिल जो है वो आप रिकमेंड कर सकते हो, ठीक है। कौन सी ओरल कंट्रासेप्टिव पिल जो है एक मदर को आप रिकमेंड कर सकते हो, बट मदर के साथ साथ वो कौन सी मदर है, लैक्टेटिंग मदर, मतलब वो ब्रेस्ट फीड करा रही है अपने बेबी को। तो आप तो कोई भी पिल ऐसे हम कोई भी कंट्रासेप्टिव यूज कर सकते हैं, बट लैक्टेटिंग वुमेन के लिए जो कंट्रासेप्टिव ऑफ चॉइस है दैट टू ओरल कंट्रासेप्टिव, वो कौन सा है, दैट इज योर ऑप्शन ए, दैट इज 1 पिल पर मंथ, ठीक है। 1 पिल जो है वो उसने क्या करना है, 1 पिल जो है वो उसने लेनी है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज योर द बेस्ट मेथड फॉर स्पेसिंग चाइल्ड बर्थ इन वुमेन इज, कौन सा मेथड बेस्ट है चाइल्ड स्पेसिंग के लिए एक वुमेन में, ठीक है। जब भी उसने चाइल्ड बर्थ में स्पेस रखनी है, स्पेस मतलब उसने अगर एक चाइल्ड को जो है जन्म दिया है, अब उसने नेक्स्ट चाइल्ड को कंसीव करने के लिए एक गैप पीरियड उसको चाहिए होता है, ताकि माँ की भी हेल्थ सही रहे और जो है चाइल्ड की भी सही रहे। उसमें से जो है बेस्ट मेथड जो स्पेसिंग, बेस्ट स्पेसिंग मेथड जो है दैट इज योर IUCD। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IUCD? इंट्रा यूट्राइन contraceptive device, for example your copper T that you can insert in your mother's uterus that will prevent him from birth or getting unwanted pregnancy. Now next question is which is the important point in taking care of patient with communicable disease? Now पहले ऑप्शन तो आपको दिए हुए हैं सारे, करेक्ट ऑप्शन भी दिया हुआ है ना। सबसे पहले पता होना चाहिए व्हाट इज कम्युनिकेबल डिजीज, जो कि पर्सन टू पर्सन ट्रांसफर होती है, ठीक है। जब हम एक पर्सन जो है उसको कोई डिजीज हो गई, अब अगर वो उसके दूसरे पर्सन के कांटेक्ट में आएगा, ठीक है, या तो उसके ड्रॉपलेट्स होंगे, या तो ब्लड के साथ, या तो किसी सीमन के साथ, या किसी भी सलाइवा के साथ, या सिंपली वो कांटेक्ट में आएगा किसी भी चीज के साथ या उस पर्सन के साथ डायरेक्टली, तो वो क्या है, उसको भी क्या हो सकता है, वो
इन्फेक्शियस डिजीज हो सकती है। नाउ हियर पूछा गया है कि कौन सी केयर आप दोगे उस पेशेंट को जिसको कम्युनिकेबल डिजीज है या जो कम्युनिकेबल डिजीज से सफर कर रहा है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हॉस्पिटलाइजेशन है, ऑप्शन बी आइसोलेशन है, ऑप्शन सी इम्यूनाइजेशन है, ऑप्शन डी है केयर ऑफ यूज्ड यूटेंसिल्स एंड आर्टिकल्स। नो, यहाँ पे जो है ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, दैट इज योर आइसोलेशन। क्या है यहाँ पे करेक्ट आंसर? आइसोलेशन। देखो ना, तो आप उसको हॉस्पिटलाइज करोगे, सबसे पहले आपने क्या ध्यान रखना है कि हमने स्प्रेड को रोकना है। स्प्रेड को जब आप आपको रोकना है तो वहां पे आप सिंपली क्या कर सकते हो, आप पेशेंट को आइसोलेट कर सकते हो, आप उसको अलग जगह रख सकते हो, सेपरेट स्पेस में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, when disease affect a large number of people in a community at the same time and during same season, them it is called। जब एक डिजीज जो है वो स्प्रेड हो जाएगी बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन में या कम्युनिटी में एक ही टाइम पे एक ही सीजन में, तो उस डिजीज को आप क्या बोलोगे? ऑप्शन ए हियर इज एंडेमिक, ऑप्शन बी इज एपिडेमिक, ऑप्शन सी इज प्रेवलेंस एंड ऑप्शन डी इज इंसिडेंस। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है वो है एपिडेमिक। क्यों एपिडेमिक है? सिंपली यहाँ पे क्या होता है, जब एक डिजीज जो है वो स्प्रेड होती है, यहाँ पे जब सडनली जब कोई भी डिजीज जो है सडन आउटब्रेक उसका होगा किसी भी कम्युनिटी में, ठीक है, हमने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि इतने केसेस एब्रप्टली आएंगे एक पर्टिकुलर एरिया में, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी में, तो दैट जो है दैट टर्म जो हम यूज करते उस ये को करेक्ट करने के लिए, उस डिजीज को बोलने के लिए, तो दैट इज एपिडेमिक। Now next question is that is sudden outbreak of any disease, sorry यहाँ पे misprint है, any disease in a community then expected normal case a previous year is called। आप देखो कि sudden outbreak, suddenly कोई disease जो है वो spread हो गई, ठीक है, तुरंत, ठीक है, और हमने एक्सपेक्ट नहीं किया, हाई रेट से वो स्प्रेड हो गई, बट पहले साल में उतना नहीं था। अब जो है पहले साल देन द एक्सपेक्टेड नॉर्मल केस, तो पहले हमने प्रीवियस ईयर में उसके नॉर्मल केसेस आए थे, लेकिन अब जब नेक्स्ट सीजन में वो चीज आई तो वो एब्रप्टली जो है वो इनॉर्मस क्वांटिटी में, लार्ज क्वांटिटी में उसने इफेक्ट किया इंडिविजुअल्स को या पॉपुलेशन को। तो उस डिजीज को हम क्या बोलेंगे? उसको भी मैंने ऊपर वाले ऑप्शन में ही बताया था, उसको हम क्या बोलेंगे? एपिडेमिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एपिडेमिक। व्हाई एपिडेमिक? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, जब सडन आउटब्रेक होगा किसी भी डिजीज का किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी में या किसी सेम रीजन में, तो उस जो है डिजीज कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, या उसके लिए जो हम टर्म यूज करते हैं, दैट इज एपिडेमिक। नेक्स्ट इज स्पोरेडिक। स्पोरेडिक मतलब ओकेजनल केसेस जब आएंगे, एंड पेंडेमिक मींस जब कंट्री लेवल पे फैल जाएगी, ठीक है, लाइक इंडिया में ही भी आ गई, चाइना लाइक आपका कोरोना वायरस, ठीक है, उसने पूरी कंट्रीज को क्या किया था? ग्रेस्प किया था। नाउ नेक्स्ट इज योर हियर योर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, दैट इज एपिडेमिक। जब किसी भी डिजीज का सडन आउटब्रेक होगा किसी भी कम्युनिटी में, देन एक्सपेक्टेड नॉर्मल केस से के एबो, ठीक है, जैसा हमने एक्सपेक्टेशन रखी थी बट उससे एबो केसेस आए, दैट इज कॉल्ड एज एपिडेमिक। Now next question is mumps is a disease that affect। मम्प्स एक ऐसे डिजीज है जो किस वाले पार्ट को अफेक्ट करती है? यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है वो सी है, दैट इज पैरोटिड ग्लैंड। कुछ बच्चों ने याद रखा होता है कि जो मम्प्स डिजीज है वो किसकी कहाँ पे इन्फेक्शन करती है या किस पार्ट को अफेक्ट करती है? सेलिवरी ग्लैंड को। मगर सेलिवरी ग्लैंड यहाँ पे क्यों नहीं है राइट ऑप्शन? क्योंकि सेलिवरी ग्लैंड भी उसका भी एक पार्ट है, उसके 3 पार्ट्स है, सब मैंडिबुलर है, सब मैक्सिलरी है, ठीक है, सब मैंडिबुलर है, सब लिंगुअल है और पैरोटिड है। ये 3 टाइप्स है सेलिवरी ग्लैंड के, एंड उन 3 टाइप्स में भी सबसे जो लार्जेस्ट पार्ट है दैट इज पैरोटिड ग्लैंड, उसी को इफेक्ट करती है मम्प्स डिजीज। तो तभी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या है? पैरोटिड ग्लैंड, और यू कैन से पैरोटिड सेलिवरी ग्लैंड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच डिजीज इज कॉज्ड बाय मिक्सोवायरस? कौन सी डिजीज मिक्सो वायरस से कॉज होती है? यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज योर डी, ऑप्शन डी, दैट इज मम्प्स। ये जो मम्प्स डिजीज है, अभी हमने बोला था कि जो मम्प्स डिजीज है ये इफेक्ट करती है सलाइवरी ग्लैंड को, लेकिन सलाइवरी ग्लैंड में भी कौन से टाइप ऑफ सलाइवरी ग्लैंड को? आपके पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड को। तो अब ये मम्प्स हो किसकी वजह से रही है? मिक्सो वायरस की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट इज योर रुबेला। रुबेला किसकी वजह से होती है? टोगा वायरस, रुबेला वायरस से होती है, बट वो बिलोंग करता है टोगा वायरस फैमिली को। नेक्स्ट इज यूर जो है आपका मम्प्स जो है वो मिक्सो वायरस में से होता है।
Now we will move towards our next question, that is the 3 C's concerned to measles or। तो पहले जो हमने पहले क्वेश्चंस में पढ़ा 3 C's है ना, वो डिलीवरी में के टाइम। अब जो 3 C's जो है वो इंक्लूडेड जो है होते हैं मीजल्स में, वो कौन से 3 C's है? ऑप्शन बी हियर इज योर करेक्ट आंसर, दैट इज कफ, कॉर्जिया एंड कॉन्जक्टिवाइट्स। कफ और कॉन्जक्टिवाइट्स तो सबको पता होगा, बट व्हाट इज कॉर्जिया? कॉर्जिया में क्या होता है, जो पेशेंट होता है उसको क्या होती है, रनी नोज होती है, या उसका जो म्यूकोजल नेजल म्यूकोजा है वो कंजेस्टेड होता है, ठीक है, नेजल कंजेशन यू कैन से, और यू कैन से रनी नोज। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज कॉप्लिक स्पॉट्स और द क्लिनिकल फीचर ऑफ। जो कॉप्लिक स्पॉट्स है ये किसका क्लिनिकल फीचर है? व्हाट डू यू मीन बाय क्लिनिकल फीचर? मतलब किसका ये साइन है, किस डिजीज का ये साइन है जिसकी वजह से आप पहचान सकते हो कि ये वाली डिजीज जो है इसमें ये वाले सिम्टम आते हैं। लाइक कोरोना वायरस के बहुत सारे सिम्टम्स बताए थे WHO ने, तो वैसे ही जो है बहुत सारे डिजीज, डिफरेंट डिजीज के डिफरेंट क्लिनिकल फैक्टर्स है। अब यहाँ पे पूछा गया है कि कॉप्लिक स्पॉट्स जो है, स्पॉट्स जो है, यहाँ पे स्पॉट्स लिखा हुआ है, मिस प्रिंट है थोड़ा, यहाँ पे स्पॉट्स है। कॉप्लिक स्पॉट्स किस डिजीज में पाए जाते हैं? हियर योर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, दैट इज मीजल्स। मीजल्स जो है यहाँ पे कॉप्लिक स्पॉट्स जो है पाए जाते हैं एक पेशेंट में। एंड व्हाट आर दीज कॉप्लिक स्पॉट्स? ये क्या होते हैं, जो आपका बकल म्यूकोजा जो है उसके इस साइड लाइन में जो है एक सॉल्ट लाइक अपीयरेंस के जो है बबल्स जैसे बन जाते हैं, ठीक है। तो उसी जो है उसी स्पॉट को हम बोलते हैं कॉप्लिक स्पॉट्स, एंड ये किस डिजीज में पाए जाते हैं बच्चे? मीजल्स में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज चिकन पॉक्स इज कॉज्ड ड्यू टू इन्फेक्शन बाय। चिकन पॉक्स जो है अभी हमने मीजल्स का पढ़ा था, नाउ वो मिक्सोवायरस से हो रहा था। अब ये चिकन पॉक्स किसकी वजह से हो रहा है? ठीक है, ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। ये वायरस से हो रहा है। यहाँ पे पूछा नहीं गया किस वायरस से हो रहा है, यहाँ पे सिंपली पूछा गया है कि किस स्पीशीज से हो रहा है, फंगाई से हो रहा है, बैक्टीरिया से हो रहा है, या प्रोटोजोआ से हो रहा है। तो अब किस वायरस से ये हो रहा है? दैट इज योर कौन सा जो है स्पीशी किस वजह से हो रहा है, किस बैक्टीरिया या किस बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, या वायरल है, या प्रोटोजोअल इन्फेक्शन है? ये सिंपली कौन सा इन्फेक्शन है? वायरल इन्फेक्शन है, जिसको हम क्या बोलते हैं? वेरिसिला ज़ोस्टर वायरस। वेरिसिला ज़ोस्टर वायरस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग कौन सा वाला डिजीज? दैट इज योर चिकन पॉक्स। नाउ नेक्स्ट इज ऑल स्टेजेस ऑफ रैशेस और सीन साइमल्टेनियसली इन। बोला गया है कि बहुत सारे रैशेस जो है अपीयर होते हैं, लाइक फेस पे पहले होंगे, फिर ट्रंक पे होंगे, फिर आपके लोअर एक्सट्रीमिटीज पे होंगे, फिर अपर एक्सट्रीमिटीज में होंगे। ये क्या है? कुछ स्टेजेस है जो है रैशेस के। अब जो है एब्रप्टली सारे स्टेजेस रैशेस के साइमल्टेनियसली किस डिजीज में पाए जाते हैं? किस डिजीज में साइमल्टेनियसली हर एक बॉडी पार्ट में जो है रैशेस फैल जाते हैं, या उनका कोई भी स्टेज लाइक मैक्यूल है, पैप्यूल है ना, तो वो सारे स्टेजेस एब्रप्टली किस डिजीज में पाए जाते हैं? दैट यू हैव टू रिमेंबर, दैट इज चिकन पॉक्स। Now next question, that is risk for vertical transmission of HIV is more during। जब एक पर्सन को HIV एड्स हुआ है, अब जो है अब उसको वर्टिकल ट्रांसमिशन, व्हाट डू यू मीन बाय वर्टिकल ट्रांसमिशन? दैट इज मदर टू चाइल्ड, ठीक है। जब माँ को HIV वायरस हुआ हो, ठीक है, वो HIV एड्स से पीड़ित हो, अब नाउ उसके चाइल्ड में सबसे ज्यादा जो है इन्फेक्शन के चांसेस कब होते हैं? तो कब होते हैं, किस पीरियड में? हियर द ऑप्शंस आर एंटीनेटल पीरियड, इंट्रानेटल पीरियड, पोस्टनेटल एंड ब्रेस्ट फीडल पीरियड। तो यहाँ पे कब होता है उसको ज्यादा चांसेस होते हैं गेटिंग इन्फेक्टेड? इन द इंट्रानेटल पीरियड, क्योंकि इंट्रानेटल पीरियड में क्या होता है? डिलीवरी होती है, ठीक है। एंड ड्यूरिंग दैट डिलीवरी क्या होता है कि बिगेस्ट जो है एक्सपोजर होता है HIV वायरस का, ठीक है, क्योंकि ब्लड टू ब्लड कॉन्टैक्ट हो सकता है। तभी जो है वर्टिकल ट्रांसमिशन जो है, वर्टिकल ट्रांसमिशन में सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं मदर टू चाइल्ड HIV एड्स फैलने के। किस टाइम पे? उस टाइम पे जब डिलीवरी होती है। एंड दैट किस पीरियड में होती है डिलीवरी? दैट इज इंट्रानेटल पीरियड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर एड्स। जब भी कोई डिजीज किसी को ग्रेस्प करती है, ठीक है, या किसी पेशेंट को कोई डिजीज से वो सफर कर रहा है, तब जाके हम क्या करते हैं? आप जाते हो डॉक्टर के पास, फिर वो आपका चेकअप करता है, चेकअप के बाद वो आपको बहुत सारे टेस्ट रिकमेंड करता है। बट कंफर्मेटरी टेस्ट कौन है कि एड्स डिजीज के लिए कौन सा कंफर्मेटरी टेस्ट है जिसकी वजह से कंफर्म होगा कि नहीं दिस पेशेंट इज हैविंग दिस डिजीज? तो दैट इज योर वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। जो वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट जो है
वो एक ऐसा टेस्ट है जिसकी वजह से कंफर्मेशन हमें होती है कि दैट पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम HIV एड्स। Now next question is which of the following is a diagnostic test for typhoid? टाइफाइड के लिए कौन सा डायग्नोस्टिक टेस्ट जो है ये सबको पता है, विडाल टेस्ट, इसमें कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। अब मैं आपको थोड़ा बताती हूँ। एलिजा जो है, एलिजा एड्स में हम करते हैं बट वो कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं है। नेक्स्ट इज शिक टेस्ट। शिक टेस्ट जो है ये हम डिप्थेरिया के डायग्नोसिस के लिए करते हैं, विडाल टेस्ट टाइफाइड के लिए, और मोंटॉक्स टेस्ट जो है वो ट्यूबरकुलोसिस को डिटेक्ट करने के लिए करते हैं। हियर योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज विडाल टेस्ट। नेक्स्ट इज शिक टेस्ट इज यूज्ड इन कंफर्मिंग द डायग्नोसिस ऑफ, मैंने ऑलरेडी बताया शिक टेस्ट हम किसके लिए यूज करते हैं, किसके डायग्नोसिस के लिए, फॉर द डिप्थेरिया। नाउ नेक्स्ट इज राइस वाटर स्टूल इज टिपिकल फाइंडिंग साइन इन केस ऑफ, क्या है कि राइस वाटर स्टूल्स किस वाले पेशेंट में जो है लाइक राइस पानी की तरह जो है वो डायरिया हो जाता है, किस वाले डिजीज में ये चीज जो है सीन की जाती है, कॉमनली पाई जाती है, किस पेशेंट में, वो किस डिजीज से सफर कर रहा होता है, कॉलरा में, टाइफाइड में, अल्सरेटिव कोलाइटिस में या एमोबियासिस में, किस में पाया जाता है राइस वाटर स्टूल्स, कॉलरा में। ये मोस्ट फ्रीक्वेंट क्वेश्चन है आस्क्ड इन एवरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऑफ नर्सिंग, ठीक है, कौन सा वाला राइस वाटर स्टूल्स किस डिजीज की वजह से कॉज होते हैं, ड्यू टू दैट डिजीज दैट इज कॉल्ड एज कॉलरा। Now next is the final step in the purification of water on a large scale is, देखो जब आप लार्ज स्केल में जो है एक वाटर को प्यूरिफाई करते हो, साफ करते हो, पीने के लायक करते हो, उस टाइम पे कौन सा वाला फाइनल स्टेप ऑफ यूज करते हो, दैट इज यूर सी, दैट इज डिसइंफेक्शन। क्या है, जब आप वाटर को क्लीन करते हो या पीने के लिए कैपेबल बनाते हो तो उस टाइम पे जो फाइनल स्टेप जो है वाटर प्यूरिफिकेशन का, दैट इज डिसइंफेक्शन। नेक्स्ट इज, यहां पे क्या है कि अगर आपने 20 लीटर पानी को जो है प्यूरिफाई करना है तो कितने क्लोरीन टैबलेट्स जो है आपने यूज करने हैं, तो आपने कितने करने हैं, 0.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन जो है वो आपने यूज करना है टू प्यूरिफाई द 20 लीटर्स ऑफ वाटर एट अ टाइम। नाउ ये वाटर सैनिटेशन में ये वाले क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट इज विच हार्मोन होल्ड्स द प्रेगनेंसी, देखो एक लेडी जो है वो प्रेग्नेंट तो हो जाती है बट उस प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करने के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है, कौन सा होता है, ऑप्शन बी, दैट इज योर प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन को क्या बोलते हैं, प्रेगनेंसी होल्डिंग हार्मोन, जो प्रेगनेंसी को कंटिन्यू रखता है, बरकरार रखता है, दैट इज प्रोजेस्टेरॉन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, केगल एक्सरसाइज इज डन टू, केगल एक्सरसाइज क्या है, ये एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, स्ट्रेंथन करते हैं हमारे ब्लैडर मसल टोन को, ताकि जिस भी पेशेंट को यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस है तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करते हैं, उस एक्सरसाइज को हम बोलते हैं केगल एक्सरसाइज। ये आपको हमारे ऐप के थ्रू जो लेक्चर्स होंगे इन डिटेल थ्योरी में वो आपको वहां पे मिल जाएंगे। मैं यहाँ पे सिर्फ MCQ सेशंस जो है वो भी मैं डीप एनालिसिस नहीं कर रही हूँ, वो आपको थ्रू थ्योरी सेशंस जो है उसमें ऑलरेडी मिल जाएगा व्हाट इज केगल एक्सरसाइज। Now next is inadequate intake of which vitamin by the pregnant woman may cause neural tube defect, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट किसकी कमी की वजह से, किस विटामिन की कमी की वजह से एक बेबी में हो सकता है अगर माँ में ये वाले विटामिन की कमी हो, कौन सा वाला विटामिन, दैट इज योर फोलिक एसिड। फोलिक एसिड की कमी की वजह से क्या होता है, एक न्यू बॉर्न को क्या होता है या एक प्रेग्नेंट लेडी को क्या है, अगर उसको जो है फोलिक एसिड की कमी है तो उसके बच्चे को कॉमन चांसेस जो है होने के है, दैट इज न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। Now next question, the first day of lost menstruation period reported by pregnant woman is 26th July 2012, the EDD will be, देखो यहाँ पे क्या होता है कि expected delivery date आप कैलकुलेट कर सकते हो जब आपको LMP दिया हो, लास्ट menstruation period का जो है टाइम आपको दिया है 26 जुलाई 2012, तो इसको आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, इसके लिए सिंपल फॉर्मूला है, आपने क्या करना है, जो यहाँ पे डे दी गई है, ठीक है, जो यहाँ पे डे दिया है तो इस डे को आपने क्या करना है, इस डे को आपने ऐड करने हैं +7 डेज, ठीक है,
उसके बाद इस डे को ऐड करके आपने प्लस करने 7 डेज, ठीक है। उसके बाद जो है नेक्स्ट आपने क्या करना है, जो मंथ दिया है दैट इज जुलाई, इसको आप मंथ को क्या करने, 9 मंथ्स ऐड करने, डे को क्या करना है 7 डेज प्लस करने, उसके बाद मंथ को 9 मंथ्स प्लस करने, उसके बाद ईयर जो है, अगर आपका जो ईयर चेंज हो रहा है, ठीक है, तो देन आपका क्या है, आपको ईयर में भी चेंजेस आएंगे। अगर सेम ईयर में हो रहा है, फॉर एग्जांपल प्रेगनेंसी जनवरी में, अब आपने उसको 9 मंथ ऐड किया तो वो सितंबर में आएगी, ठीक है। लेकिन अब अगर प्रेगनेंसी सितंबर में है तो वहां पे क्या होगा, ईयर भी चेंज होगा। तो आप यहाँ पे सिंपली फॉर्मूला जो है यूज कर सकते हो, लाइक आपने डे को क्या करना है +7 करना है, मंथ को +9 करना है, एंड ईयर आपने अकॉर्डिंगली चेंज करना है अगर ईयर चेंज होगा। नाउ नेक्स्ट इज, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी, दैट इज 3 मई 2013 में उसकी डिलीवरी जो है वो एक्सपेक्टेड है। नाउ नेक्स्ट इज ओशिंडर साइन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज, ओशिंडर साइन क्या है, प्रेगनेंसी जब एक जो वुमेन है वो प्रेग्नेंट होती है तो उसकी यूट्रस जो है या उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है उसमें बहुत सारी चेंजेस आती है, तो उसमें से एक जो साइन है दैट इज ओशिंडर साइन। व्हाट इज ओशिंडर साइन, यहाँ पे क्या होगा, उसकी जो लेटरल फॉर्निसीज है वहां पे क्या होगी, पल्सेशन फील होगी, यूट्रस की जो लेटरल फॉर्निसीज है वहां पे उसको पल्सेट होना, उसको धक धक स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, वहां पे उसको फील होगा कि वो क्या है, वो धड़क रही है यूट्रस, तो वो क्या है, दैट इज योर ओशिंडर्स साइन। नाउ नेक्स्ट जो है, ये ब्लूइश डिस्कलरेशन जब होगा वेजिनल वॉल का, उसको हम बोलते हैं चैडविक साइन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज योर विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर द पर्सनल हाइजीन, जब आप पर्सनल हाइजीन खुद की रखते हो, ठीक है। हाइजीन तो बहुत सारी चीजें, लाइक कुछ लोगों को मिसकंसेप्शन है हाइजीन सिंपली रिलेटेड टू सफाई, हाइजीन के बहुत चीजें, हाइजीन सिर्फ सफाई को नहीं है, लाइक स्लीप हाइजीन अलग है, मेंटल हाइजीन अलग है, फूड हाइजीन अलग है, ठीक है। तो हाइजीन क्या है, सिंपली परफेक्शन, क्या है कि सारी चीजें जो है जब बैलेंस्ड होंगी उस चीज को हम हाइजीन बोलते हैं। फिर वो कैटेगराइज है बहुत सारे, लाइक पर्सनल हाइजीन अलग है, मेंटल हाइजीन अलग है, स्लीप हाइजीन अलग है, ठीक है। तो वो एक बैलेंस है। नाउ यहाँ पे पूछा गया है क्या चीज आती है पर्सनल हाइजीन में, उसमें सिर्फ एक्सरसाइज आती है, उसमें न्यूट्रिशन आती है, उसमें केयर ऑफ स्किन हेयर एंड माउथ आती है, उसमें ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन आती है। उसमें क्या आता है, जब आप अपने स्किन का ध्यान रखते हो, अपने बालों का ध्यान रखते हो, अपने मुंह का ध्यान रखते हो, दैट कम्स अंडर द पर्सनल हाइजीन। जब आप अपने स्लीप साइकिल का ध्यान रखते हो, लाइक 8 है ना, 8 आवर्स स्लीप आपने लेनी है, तो एज ए एडल्ट तो आपने क्या है उसको हम बोलते हैं, जब आप मेंटेन करते हो अपना स्लीप शेड्यूल, दैट इज योर स्लीप हाइजीन। जब आप अपनी मेंटल इलनेस से प्रिवेंट करने के लिए आप अपने दिमागी तौर आप फिट रहते हो, दैट इज कॉल्ड एज मेंटल हाइजीन। तो डिफरेंट टाइप्स है हाइजीन के, यहाँ पे सिर्फ पूछा गया पर्सनल हाइजीन में क्या क्या इंक्लूडेड है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन वुड बी योर ऑप्शन सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज केयर ऑफ स्किन हेल्प्स मेनली इन प्रिवेंटिंग, केयर ऑफ स्किन में जो है यूजुअली जब आप अपने स्किन का ध्यान रखते हो, ठीक है, तो उसकी वजह से किस चीज से आप बचते हो, आप एनीमिया से बचते हो, आयरन डेफिशिएंसी से बचते हो, प्रेशर सोर से बचते हो, लाइक अल्सर्स आपके स्किन में डेवलप नहीं होंगे, आप डायबिटीज से बचोगे या हाइपरटेंशन से। सिंपली जब आप स्किन की केयर करोगे तो आप किससे बचोगे, आप प्रेशर अल्सर्स से बचोगे, या जिनको हम प्रेशर सोर, जब आप एक ही जगह पेशेंट जो है बेड रिडन होता है उसको बहुत सारे चांसेस होती है टू गेट द प्रेशर सोर, और जिसको हम प्रेशर अल्सर भी बोलते हैं, जिसको हम डिक्यूबिटस अल्सर भी बोलते हैं। तो उस अल्सर से प्रिवेंट करने के लिए हम कंटिन्यू पेशेंट की जो है पोजीशन 2 आवरली चेंज करते हैं, जो बेड रिडन होगा अनकॉन्शियस, उसके साथ साथ उसको बैक मसाज प्रोवाइड करते हैं, सिंपली उसका स्किन केयर करते हैं। तो सिंपली जब आप स्किन केयर करते हो किसी भी पेशेंट का या अपना स्किन केयर करते हो, उससे आप क्या बचते हो, प्रेशर अल्सर से बचते हो। हियर योर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज अर्ली मैरिज मेनली इंक्रीजेस रिस्क ऑफ, अगर आपकी जल्दी शादी होती है, ठीक है, जल्दी इन सेंस आपकी शादी बिफोर यूर प्यूबर्टी होगी, ठीक है, या आफ्टर यूर प्यूबर्टी, मतलब सून, अभी आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो है फुल्ली मैच्योर्ड नहीं है, तो उस टाइम पे क्या है, कौन से चांसेस है, कौन से रिस्क आपको बढ़ेंगे। हियर योर ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्यों, क्या है कि अगर आप अर्ली मैरिज आपकी हो जाएगी तो आपको क्या हो सकता है, एनीमिया भी हो सकता है, आपको प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं, आपके बेबी का लो बर्थ वेट हो सकता है, तो ये सारे कॉम्प्लिकेशन जो है आप में आ सकते हैं अगर आपकी अर्ली मैरिज होगी। दैट वाज ऑल अबाउट टॉप 30 or you can say top questions regarding my topic that I have discussed. Thank you so much for joining my class. Bye.